Hello students, so I am making this video for all of you. So if you do have any query or any doubt regarding anything, you can ask me or just let me know. I will make it clear for you. Okay, so we are just going to start from where we just have stopped earlier. That is, it takes a loud voice to make the deaf hear. इनकलाब जिंदाबाद, ये एक कोट है कि किसी भी बहरे को सुनाने के लिए आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है. तो ये ब्रिटिशर्स को एज अ डेफ कंसिडर करते थे कि उनको हमारी बात जो हम पोलाइट वे में बोल रहे हैं, मॉडरेट वे में बोल रहे हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रही है. तो अब हमें अपनी आवाज़ ऊंची करनी होगी. और ये किनका मानना था? ये जो रेवोल्यूशनरी थे, जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, जो देश को आज़ाद करने के लिए रेवोल्यूशन में बिलीव करते थे, वायलेंट वे में बिलीव करते थे, ये उनका मानना था. और उनमें से कुछ थे, दैट इज़ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव. ओके, सो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए देश को आज़ाद करने की तरफ बढ़ चले थे. सो revolutionary nationalists such as Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev and others wanted to fight against the colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants. मीन्स जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर एंड सुखदेव, ये भी ब्रिटिश के अगेंस्ट आपका क्या स्टार्ट कर दिया था इन्होंने? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने एक रिवोल्यूशन, एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था. जो कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे इंडियन पीपल को आपका टॉर्चर कर रहे थे, उनको बिल्कुल पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे थे. उसके अगेंस्ट इन तीनों ने एक रिवोल्यूशन बनाया. For this purpose, they founded the Hindustan Socialist Republican Association in 1928 at Firoz Shah Kotla in Delhi. Very, very important that who founded the HSRA in 1928 at Firoz Shah Kotla in Delhi. So, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and Sukhdev were the persons who just founded a Hindustan Socialist Republican Association. Underline कर लीजिए इसको, very important. That Hindustan Socialist Republican Association founded by Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev in 1928 at Firoz Shah Kotla in Delhi. This is a kind of association. इन्होंने एक कम्युनिटी कह लो, एक ग्रुप कह लो बनाया था इस नाम से, जो कि रेवोल्यूशनरी जो वे था उसको अपनाने का इन्होंने जिम्मेदारी ली थी देश को आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए. ठीक है. ऑन 17th of December 1928, Bhagat Singh, Azad and Rajguru assassinated Saunders, a police officer who was involved in the lathi charge that had caused the death of Lala Lajpat Rai. और 1928 में ही लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी लाठीचार्ज की वजह से, जो कि सॉन्डर्स जो थे पुलिस ऑफिसर था, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था, उसके कहने पे और उसके आर्मी ने आपका उसके जो लोग थे पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने लाला लाजपत राय पे हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी. और उसी की डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सॉन्डर को जान से मार दिया था. ठीक है. ऑन 8th of April 1929, भगत सिंह एंड BK दत्त threw a bomb in the Central Legislative Assembly. अब एक चीज़ क्या हुई 1929 ने, अब जैसे कुछ ब्रिटिशर्स थे, कुछ इंडियन ऑफिशियल्स भी थे, उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की. लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी, उसमें उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की कि चीज़ें कैसे क्या चीज़ की जाए कि हम आगे चल के एक अच्छी असेंबली, अच्छी व्यवस्था अपने देश में ला सकें, अपने देश को चला सकें. इस पर बात हो रही थी, मीटिंग हो रही थी. बट भगत सिंह को कुछ और ही मतलब कह लो कि कहीं से कुछ ऐसे र्यूमर्स जैसा पता चला कि दैट दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग वेरी वर्स टू द इंडियंस और इंडिया. ठीक है ना. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये असेंबली नहीं होने देंगे और इसको किसी भी तरह से रोक के रहेंगे. तो भगत सिंह और BK दत्त मिल करके 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने उस असेंबली में बम फेंक दिया, जिसकी वजह से कई इंडियंस की जान भी गई, ब्रिटिशर्स की भी जान गई. द एम एज देयर लीफलेट एक्सप्लेन्ड वॉज नॉट टू किल बट टू मेक द डेफ हेयर. और उनका एम था कि किसी की जान न लेना, लेकिन जान, उनका एम तो नहीं था किसी की जान ले या कुछ भी वो करे. ठीक है. उनका था कि बस ब्रिटिशर्स को डराना है कि देखिए हम ऐसे भी तरीके अपना सकते हैं अपने काम को करवाने के लिए. एंड टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स कैलोस एक्सप्लॉयटेशन. और जो भी फॉरेन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स थी, वो जो भी एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, बहुत ही बुरी तरह से जो एक्सप्लॉयट कर रही थी इंडियंस को, उसको रोकने के लिए हम ये भी तरीका अपना सकते हैं.
ये बताना था भगत सिंह को, इसलिए उन्होंने असेंबली पे बॉम्ब फेंका था। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931। भगत सिंह एज एट दैट टाइम वॉज ओनली 23। और जिस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई, उस समय भगत सिंह की एज सिर्फ और सिर्फ 23 थी। और उनको कई सारी, कहते हैं ना कि लोगों के बीच में गलत फहमियाँ हैं कि भगत सिंह को काकोरी हत्याकांड, जो काकोरी रेलवे आपका उसमें हत्या, तो underline this that date and the year that Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were executed on। ठीक है ना। सो आप पता होना चाहिए कि किस डेट को और किस ईयर में इन तीनों को एग्जीक्यूशन और फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये आप अंडरलाइन कर लो। सेकंड आप कि असेंबली पे बम कब फेंका गया था, बॉम्ब कब थ्रू किया था भगत सिंह ने, दैट इज़ 8 अप्रैल 1929। ये जो ईयर और जो डेट होते हैं और जो पर्सन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट यू शुड नो अबाउट। एंड ये हमेशा कहीं पे भी किसी भी जगह आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बॉक्स को पूरी तरह से मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ में बताई गई है कि रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दूसरा, उन्होंने उस प्रोटेस्टेशन के लिए एक एसोसिएशन बनाया जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उन्होंने उसका नाम रखा जिसको हम अभी HSRA के नाम से जानते हैं। कब बनाया? 1928 में बनाया। कहाँ बनाया? फिरोज शाह कोटला में बनाया, दिल्ली में। ठीक है, फिर सॉन्डर्स को उन्होंने कब मारा? 17 दिसंबर 1928 को मारा। क्यों मारा? बिकॉज उन्होंने उसी ईयर लाठीचार्ज के थ्रू लाला लाजपत राय को जान से मार दिया था सॉन्डर्स ने और उनके पुलिस ऑफिसर्स ने, इसलिए उसका बदला लेने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ कि भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम थ्रू किया। क्यों किया? बिकॉज उनको लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा डिसीजंस हो रहा है या फिर कुछ ऐसी मीटिंग हो रही है, कुछ ऐसी रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं जिससे कि हमारे देश को और ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है ना। सो और उनका, भगत सिंह का मोटिव किसी की जान लेना नहीं था, उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ था कि ब्रिटिशर्स को ये पता चले कि और क्या तरीके हैं जिससे कि एक इंडियन, एक सच्चा नागरिक, सच्चा भारतीय अपने हक को पा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब इन्होंने बम थ्रू किया तो इसी के पनिशमेंट के तौर पे इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। साथ ही साथ सुखदेव और राजगुरु को भी सेम पनिशमेंट मिली। और कब मिली? 23 मार्च 1931 को मिली। ठीक है, उस समय भगत सिंह की एज क्या थी? 23 थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट भगत सिंह। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मार्च टू डांडी। अब यहाँ पे हम डांडी मार्च की बात करेंगे कि क्या हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। ओके, सो पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन, इट हैड टू बी फॉट फॉर। सो पूर्ण स्वराज कभी भी अपने आप से नहीं मिल सकता, हमें इसके लिए लड़ना पड़ा था। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। और 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि अब वो जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक करेंगे। मींस ब्रिटिशर्स ने उस समय सॉल्ट पे, जो नमक था, उस पे भी आपका एक लॉ अप्लाई किया था, टैक्स लेते थे, बहुत चीज़ें वहाँ पे अननेसेसरी उन्होंने की हुई थी। सो गांधी जी ने कहा कि बस अब हम सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे और एक मार्च निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। और जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था, क्या चीज़ें, क्या प्रोविज़न था उस लॉ का? उस लॉ का प्रोविज़न था कि जो नमक की मैन्युफैक्चर हो या उसकी सेलिंग हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का हक है, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, कोई और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। मोनोपोली मीन्स होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को पूरी अथॉरिटी दे देता किसी चीज़ के रिलेटेड, और उस चीज़ को कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, सो that was the provision of that salt law. So Mahatma Gandhi along with other nationalists reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. So गांधी जी को ये लगा कि सॉल्ट पे टैक्स लगा देना एक बहुत ही बड़ा पाप है, जो कि हमारे खाने का एक बेसिक नीड है, हमारे भोजन का एक बेसिक नीड होती है सॉल्ट, उस पर टैक्स लगाना ये बहुत बड़ा पाप है जो कि ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबडी।
एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। और सॉल्ट मार्च का जो मोटो था वो था कि फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए कुछ भी करने की, वो कोई ऐसी बटी हुई नहीं है अमीर और गरीबों के बीच में। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च्ड फॉर ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाई गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या किया, इस सॉल्ट डांडी इस मार्च की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की, साबरमती से की, और डांडी दोनों गुजरात में एक एरिया है वहाँ तक गए, और वहाँ पे जो समुद्र के किनारे का एरिया है, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्ट हमें समुद्र से मिलता है, तो वहाँ के एरिया जो सी शोर था, जो समुद्र का किनारा था, वहाँ से सॉल्ट इकट्ठा किया और इस लॉ को ब्रेक किया। ठीक है, एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट। ठीक है, और उन्होंने वहीं पर सी वाटर लेकर के उसको बॉयल किया और सॉल्ट का प्रोडक्शन भी किया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इन्होंने वहाँ पे की, एक तो इकट्ठा किया, दूसरा उसको प्रोड्यूस किया। सो इन्होंने पूरी तरह से सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था डांडी में। और कब ये हुआ था, डांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। अंडरलाइन कर लीजिए, 1930 में उन्होंने डांडी मार्च किया। और कहाँ पे डांडी मार्च उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, साबरमती से स्टार्ट करके डांडी तक वो गए। ठीक है, सो दिस वॉज हैपनिंग। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट आपका आता है आपका इसी में आगे कंटिन्यूशन में है, वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, पेजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। और इस मार्च में फार्मर्स हों, ट्राइबल पीपल हों, औरतें हों, सब शामिल थीं। अ बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्फलेट ऑन द सॉल्ट इश्यूज़। और एक बिजनेस फेडरेशन था उस टाइम का, एक ऐसी कंपनी थी जिसने इस पूरे इश्यूज़ पे एक पब्लिकेशन भी किया था। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शंस अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रह। और गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीका, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल वे अपनाया इस शांति से चल रहे सत्याग्रह के लिए। Thousands were sent to jail, और कई हजार लोगों को जेल भेज दिया गया। The combined struggles of the Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy and the government announced elections to the provincial legislatures in 1937. Very 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 important। ये जो स्ट्रगल था इसने अपने फल को, कहते हैं ना कि कोई भी कोशिश की जाए अगर उसका फल मिल रहा है तो वो कोशिश व्यर्थ नहीं जाती है। इसका भी यही हाल था कि ये कोशिश की गई, इसका ही नतीजा था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पास हुआ। और उसके तहत क्या मिला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली। जो भी राज्य थे उनको खुद की पावर मिल गई, मतलब एक ऑटोनॉमी मिल गई कि वो खुद से जो चीज़ चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इलेक्शंस भी अनाउंस किए हैं। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, जो राज्य में जो लेजिस्लेचर्स थे, उन वहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए गए 1937 में। सो जो डांडी मार्च था, जो डांडी सत्याग्रह था, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं था। उसका ही इम्पैक्ट था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पास हुआ, जिसकी वजह से प्रोविंशियल जो राज्य थे उनको ऑटोनॉमी दी गई। और गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल्स में जो भी प्रोविंसेस थे वहाँ पे आपका जो लेजिस्लेचर था वहाँ पे उन्होंने इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए 1937 में। ठीक है, द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिए कि इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 में पास हुआ। ठीक है, और उसके बाद उसके जो प्रोविजंस थे वो क्या थे, इलेक्शंस कब किए गए और कितने कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो कितने राज्यों में फॉर्म की गई थी। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द कांग्रेस एंड देयर। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। In September 1939, after 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out। और 1939 में, सितंबर 1939 में जब सितंबर 39 में 2 साल के बाद इलेक्शंस होने के बाद जब कांग्रेस का रूल 7 स्टेट्स में चलने लगा, उसके 2 साल के बाद आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। और क्योंकि ये जो लड़ाई थी इसमें हिटलर का बहुत बड़ा रोल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, शातिर, कहते हैं स्मार्ट पर्सन था अकॉर्डिंग टू द एज पर द कहते हैं कि पीपल। ठीक है ना, सो इसके अगेंस्ट क्या किया कांग्रेस ने, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करने की
ठान ली थी उन्होंने, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके ब्रिटिशर्स और कुछ अलग पावर्स के, दो पावर्स के बीच में हो रही थी, जिसमें जर्मनी एक साइड में था और एक साइड में आपके ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस से हेल्प मांगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए और कांग्रेस ने उसके लिए हामी भर दी, बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। और क्या लालच दे के उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट हासिल किया कि इस वॉर के बाद जो भी हमारी मदद करेंगे कांग्रेस, उसके रिवॉर्ड में हम इंडिया को इंडिपेंडेंट बना देंगे, ठीक है। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड, द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन इन प्रोटेस्ट, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा एक डील हुआ कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच में कि चलिए हम आपकी मदद करेंगे, बट इन रिटर्न हमें क्या चाहिए, इन रिटर्न हमें इंडिया की इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने उनकी ये डिमांड को मानने से पूरी तरह से मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, और इसी के चलते कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स के लिए सपोर्ट में कुछ भी स्टेप नहीं लिया, ठीक है ना। सो ओवरऑल क्या हुआ आपका इसमें, ओवरऑल ये हुआ कि 1937 में 1937 में इलेक्शंस हुए, 1939 में आपका 2 साल हो गए थे कांग्रेस को रूल करते हुए, और 2 साल के बाद आपका वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, जिसमें आपका एक तरफ जर्मनी, एक तरफ ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, ठीक है। और चूँकि हिटलर था उस टाइम पे, हिटलर वॉज अ वेरी क्रूअल, वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर पर्सन एट दैट टाइम, वेरी कनिंग, एक्चुअली कनिंग पर्सन। सो ब्रिटिशर्स उतने पावरफुल उस टाइम पे नहीं थे, क्योंकि वो इंडिया पे रूल कर रहे थे, उनको इंडिया में भी सब चीज़ें देखनी थी, तो वो एक फोकस नहीं थे। तो उन्होंने कांग्रेस से हेल्प मांगी कि वो उनकी मदद करें। तो कांग्रेस ने भी एक डील रखी कि हम आपकी हेल्प तब करेंगे जब आप हमें रिटर्न में इंडिया की इंडिपेंडेंस दोगे। तो ब्रिटिशर्स ने उनकी इस डिमांड को मानने से मना कर दिया, और बदले में कांग्रेस ने इस प्रोटेस्ट में आपके जो वॉर चल रही थी उसमें ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। वीर लखन नायक वॉज हैंग्ड। अब यहाँ पे एक वीर लखन नायक की बात हो रही है, आप ये खुद से पढ़ना, ठीक है। और आपको अगर इसमें कोई भी डेट या कुछ भी ईयर मेंशन किया हुआ है तो उसको अंडरलाइन जरूर से कर लेना आप। हम यहाँ पे आते हैं विमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अब चूँकि फ्रीडम स्ट्रगल हर जगह हो रही थी भारत में, तो सिर्फ और सिर्फ मेल नहीं थे उसमें इन्वॉल्व, उसमें फीमेल्स भी इन्वॉल्व थी, लाइक अम्बाबाई फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। हु वॉज अम्बाबाई, लेट्स सी। Women from diverse backgrounds participated in the national movement. और different बैकग्राउंड से women इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इस मूवमेंट में। यंग एंड ओल्ड, सिंगल एंड मैरिड, चाहे वो बूढ़ी हो, जवान हो, सिंगल हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, दे केम फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो शहर से हो, हर जगह से, चाहे वो लिबरल फैमिली से हो, चाहे वो कंजर्वेटिव फैमिली से हो। कंजर्वेटिव मीन्स बहुत ज़्यादा बंधन में रहने वाले फैमिली, ठीक है। देयर इन्वॉल्वमेंट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, और उनका जो इन्वॉल्वमेंट था बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिपेंडेंस में इंडिया के। बोथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इंडियन नेशनलिस्ट फेल्ट दैट विमेंस पार्टिसिपेशंस गेव द नेशनल स्ट्रगल एंड इमेंस फोर्स। और बोथ ब्रिटिशर्स हो चाहे वो इंडियन नेशनलिस्ट हो, उन्होंने इस बात को मान लिया कि हमारी जो मूवमेंट थी, हमारा जो स्ट्रगल था, उसको एक वे दिखाया, उसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे लाके रखा विमेन के पार्टिसिपेशन में। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ब्रॉड विमेन आउट ऑफ देयर होम्स। और जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें पार्टिसिपेशन ने वुमेन्स को उनके घरों से बाहर निकाला, उनकी अंदर की सोच से बाहर निकाला। इट गेव देम अ प्लेस इन द प्रोफेशंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट कुड पेव द वे फॉर इक्वालिटी विथ मैन। और यही नहीं, इसके साथ साथ कुछ औरतों को तो प्रोफेशनल्स भी बना दिया गया था, उनको गवर्नमेंट जॉब दे दी गई थी, उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से इक्वालिटी जनरेट कर रहा था विमेन और मेन के बीच में। विथ सच पार्टिसिपेशन मेंट फॉर विमेन इज़ बेस्ट रिकाउंटेड बाई देम। सो व्हाट सच पार्टिसिपेशन मेंट फॉर वुमेन इज़ बेस्ट रिकाउंटेड बाई देम। अब जो भी पार्टिसिपेशन उनका था वो उनके द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया। अम्बाबाई ऑफ कर्नाटका हैड बीन मैरिड एट एज 12, और अम्बाबाई ऑफ कर्नाटका जो थी उनकी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी। विडोड एट 16, और 16 में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। शी पिक्टेड फॉरेन क्लोथ एंड लीकर शॉप्स इन उदुपी, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो उदुपी है कर्नाटका में एक जगह, वहाँ पे उन्होंने जो फॉरेन क्लोथ्स और लीकर शॉप्स थे उनको उन्होंने वहाँ पे चोरी करना, सामान को ख़राब करना स्टार्ट कर दिया था। शी वॉज अरेस्टेड, सर्व्ड अ सेंटेंस एंड वर री अरेस्टेड बिटवीन प्रिजन टर्म्स। शी मेड स्पीचेस, टॉट स्पिनिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रभा फेरीज।
सो इसी के लिए चोरी करने के जुर्म में उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था, जेल में रखा गया। तो कई बार ऐसा हुआ था कि उनको कई बार अरेस्ट किया गया था। और इस बीच में वो इतनी ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश उन्होंने कर लिया था कि वो स्पीचेस देने लगी, लोगों को एक राह मार्ग दिखाने लगी, और प्रभात फेरी भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, Ambabai regarded these as the happiest days of her life because they gave it a new purpose and commitment. और अम्बाबाई ने इस दिन को अपने जीवन का सबसे खुशनुमा दिन बताया, बिकॉज इस दिन ने उन्हें एक राह दिखाई, उन्हें एक रोशनी दिखाई, उन्हें एक पर्पस दिया लाइफ का। ठीक है, वीमेन however had to fight for their right to participate in the movement during the salt satyagraha. For instance, even महात्मा गांधी was initially opposed to women's participation. और महात्मा गांधी ने पहले विमेंस का पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा अपोज किया, लेकिन बाद में वो भी उनके सपोर्ट में आ गए थे। फॉर सरोजनी नायडू हैड टू परस्यूड हिम टू अलाउ वीमेन टू ज्वाइन द मूवमेंट। लेकिन धीरे धीरे पहले वो अपोज थे, लेकिन जैसे ही सरोजनी नायडू ने उनको समझाया कि नहीं, हम आज औरतें भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं जो शायद मैन नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन्हें भी अपने मूवमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो उनके कहने पे, उनके समझाने पे महात्मा गांधी ने इस बात को अग्री कर लिया और अलाउ कर दिया विमेन को भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ क्विट इंडिया एंड लेटर। मतलब क्विट इंडिया जो हुआ, इंडिया को क्विट करना, एक क्विट इंडिया मूवमेंट भी है। ठीक है ना, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद की चीज़ें जो हुई उसकी बात हो रही है। सो महात्मा गांधी डिसाइडेड, यहाँ पे यू कैन सी हियर सुभाष चंद्र बोस एंड INA की बात हुई है, बट अभी वी विल कम टू दैट आफ्टर दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। महात्मा गांधी ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उन्होंने उसी बीच ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक टैक्टिक का आयोजन किया, मतलब एक टैक्टिक बनाई। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम। और उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि अब ब्रिटिशर्स के जाने का टाइम आ गया है। पर देन टू द पीपल ही सेड, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिशर्स। और लोगों से क्या बोला? लोगों से बोला कि अब करो या मरो का टाइम आ गया है, अब हमें किसी भी हाल में अपने भारत को आज़ाद करवा के रहना है। बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली, लेकिन आपको इस लड़ाई में हथियार का यूज़ नहीं करना है, नॉन वायलेंटली फाइट करनी है ये लड़ाई। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस, बट द मूवमेंट स्प्रेड। और गांधी जी और अदर लीडर को इसके लिए कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनके एब्सेंस में बहुत सारे लीडर्स तब तक जनरेट हो चुके थे और वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पेजेंट्स एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज़ टू ज्वाइन इट। और ये जो मूवमेंट था बेसिकली आपका जो फार्मर्स थे और जो यूथ थे, जो यंग जो पर्सन्स थे, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। और जो कम्युनिकेशंस थे, सिंबल्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए थे, उन पे अटैक किए जा रहे थे पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक्चुअली। इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। और कई सारी जगहों पे तो लोगों ने खुद की गवर्नमेंट भी बना ली थी, एक टेम्पररी गवर्नमेंट। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन। और इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला क्या काम किया, उन्होंने इस मूवमेंट को रिप्रेस करने का मतलब दबाने की कोशिश की। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड एंड अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग। और 1943 आते आते कई सारे लोग लाइक 90,000, अराउंड 1 लाख पीपल वर इन जेल एंड 1,000 हैव बीन किल्ड। इन many areas orders were given to machine gun crowds from airplanes। मीन्स कई जगहों पे तो एयरप्लेन से आपका मशीन गन से फायरिंग भी स्टार्ट कर दी गई भीड़ पे। द रिबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज। और क्या किया, जो रिबेलियन थे अल्टीमेटली जीत उन्हीं की हुई, और उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश राज था उसको अपने घुटनों पे ला दिया। ठीक है, बिकॉज अब बात करो या मरो वाली हो गई थी, गांधी जी ने सबसे बोल दिया था, तो करो और मरो वाली चीज़ ही थी। ठीक है ना, इसीलिए इस जो लास्ट स्टेप था हमारे इंडियन नेशनलिस्ट की तरफ से, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत छोड़ो अभियान। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है बोस एंड द INA, अ रेडिकल नेशनलिस्ट विद सोशलिस्ट लर्निंग्स। बोस डिड नॉट शेयर गांधी जीज आइडियल ऑफ अहिंसा, दो ही रिस्पेक्टेड हिम एज द फादर ऑफ द नेशन। जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे, जो कि वॉलेंट में बिलीव करते थे, वो गांधी जी के अहिंसा वाले जो
वे था उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते थे, बट वो उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे सुभाष चंद्र बोस, और उनको फादर ऑफ नेशन भी मानते थे महात्मा गांधी को। इन जनवरी 1941 ही secretly left his Calcutta home, went to Singapore via Germany and raised the Azad Hind Fauj or the Indian National Army। अंडरलाइन करिए, जनवरी 1941 से लेकर के पूरा इंडियन नेशनल आर्मी तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने फॉर्म किया, कहाँ फॉर्म किया, कब फॉर्म किया। तो इन्होंने सिंगापुर में फॉर्म किया, ठीक है ना, और कब किया, 1941 में किया INA। To free India from British control in 1944, the INA tried to enter India through Imphal and Kohima, but the campaign failed। और इसी INA के थ्रू इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था और इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, इसी के थ्रू 1944 में आपका सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस इंडिया में आना चाहते थे, बट उनका जो कैंपेन था वो फेल हो गया। द INA मेंबर्स वर इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड। और जैसे ही वो इंडिया में घुसने की कोशिश की है, कोहिमा के थ्रू जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहाँ से घुसने की कोशिश की उन्होंने, तो वहीं पर उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। पीपल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट अगेंस्ट द INA ट्रायल्स। और जो INA को जेल में डाल के उनके अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, उसके अगेंस्ट ऑल ओवर इंडिया में आपका प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो लुक एट द बॉक्स हियर, ये बॉक्स आपको खुद से रीड करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है, और क्या क्या बातें बताई गई, बिकॉज मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आप डेफिनेटली रीड करोगे, और जो भी ईयर या जो भी टाइम या जो भी पर्सन के नाम इसमें मेंशन है वो आप डेफिनेटली अंडरलाइंस में ज़रूर करोगे, ठीक है ना। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that next paragraph, that is importantly the provincial elections of 1937 seemed to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure। और उस समय क्या हुआ, उस समय एक और इंडिया के अगेंस्ट एक और विपरीत चीज़ हो रही थी। क्या हो रही थी, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, उन्होंने मुस्लिम लीग को पूरी तरह से कन्विंस कर लिया था कि अब जो हमारी कम्युनिटी है उसको एज अ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें कंसीडर किया जा रहा है। इट फियर्ड दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनप्रेजेंटेड, और उनको ये डर था कि मुस्लिम कभी भी सेंटर में नहीं आ पाएंगे। द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग्स डिज़ायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 ऑल्सो अनॉयड द लीग। और जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की एक डिज़ायर थी कि वो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और कांग्रेस को मिला करके एक कांग्रेस लीग गवर्नमेंट की स्थापना करें, और उसके लिए कांग्रेस राजी नहीं हुई, तो इस रिजेक्शन ने मुस्लिम लीग के डर को कम्प्लीटली स्टेबल कर दिया कि नहीं, ये तो डेफिनेटली अब होने वाला है, हमें माइनॉरिटी कंसिडर किया जाएगा और हमें रिप्रेजेंट भी नहीं किया जाएगा। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। और कांग्रेस का फेलियर कि उन्होंने मुस्लिम को बिल्कुल भी अपने मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं किया, बहुत कम कह लो कि बिल्कुल ना के बराबर उनके मूवमेंट में मुस्लिम्स थे, और इसने मुस्लिम लीग को एक अलग रवैया, एक अलग वे ऑफ फ्रीडम अपनाने के लिए आपका प्रेशराइज करने लगे। It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail। और ये चीज़ें कब हुई, जब बहुत सारे कांग्रेस लीडर जेल में थे। एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ 1945 में, अंडरलाइन कर लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब फिनिश हुआ, दैट इज़ 1945। द ब्रिटिश ओपनड नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस, द लीग एंड देमसेल्व्स फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो ब्रिटिश ने क्या किया, एक नेगोशिएशन का तरीका अपनाया कि चलिए कांग्रेस और लीग के बीच में और अपने बीच में, हम तीनों के बीच में एक नेगोशिएशन करते हैं और भारत को आज़ाद कराते हैं। द टॉक्स फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल स्पोक पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स। और ये बातचीत जो थी, ये जो प्रस्ताव था, ये पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, बिकॉज इसमें जो मुस्लिम्स जो लीग थी वो अपने आप को बिल्कुल बोलती थी कि नहीं, जो हम बोलेंगे या जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वही इंडिया के लिए होगा, अदरवाइज हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड इट। और कांग्रेस ने उनके इस क्लेम को कि मुस्लिम्स ही स्पोक पर्सन होना चाहिए, एक मुस्लिम के थ्रू ही इंडिपेंडेंस आना चाहिए या पूरी बात कही जानी चाहिए, जो भी बातें हो रही हैं हम तीनों के बीच में, उस बात को कांग्रेस ने पूरी तरह से नकार दिया।
Elections to the provinces were again held in 1946 और फिर से प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए 1946 में. The Congress did well in the general constituencies but the League success in the seats reserved for Muslims was spectacular. कांग्रेस ने तो अपना बरकरार रखा जो जीत थी, लेकिन मुस्लिम लीग का जो आपका जो सीट्स रिजर्व थी, जो उस पर जो जीत मिली थी मुस्लिम्स को, वो भी स्पेक्टेकुलर थी. इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान. और इसी जीत को देखते हुए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड भी रख दी सामने. In March 1946, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for free India. और इसी डिमांड को सोचने समझने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया. मार्च 1946 में उन्होंने एक मिशन को 3-member मिशन थी, उसमें ब्रिटिशर्स के 3 मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली में भेजा इस डिमांड को एग्जामिन करने के लिए और इंडिया को फ्री करने के बाद एक पॉलिटिकल उसको रूप देने के लिए. This mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas. और इस कमीशन ने क्या बोला कि इंडिया को जॉइंटली अपने आप को आज़ाद कराना चाहिए और वहाँ पे अपनी पावर को थोड़ा सा लूज़ कर देना चाहिए. जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे उनको चाहिए कि वहाँ पे मुस्लिम पावर को आपका सामने लाएं और जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ पे हिंदू को सामने लाएं. But it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specific details of the proposal. But कुछ proposals ऐसे थे, उसमें points कुछ ऐसे थे मिशन के जिसपे कि दोनों ने का कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, दोनों भी सहमत नहीं हुए. पार्टीशन नाउ became more and less inevitable. और उस टाइम पे आपका पार्टीशन पूरी तरह से अरोकनीय मतलब न रुकने वाला बन गया था कि पार्टीशन होना ही होना था. ठीक है, बिकॉज ब्रिटिशर्स भी अपना गेम प्ले कर रहे थे, दिखा रहे थे कि वी आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग इंडिया यूनाइटेड. बट अदर वे वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिससे कि दोनों इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न इनएविटेबल हो गया था. ठीक है, सो लुक एट द पिक्चर हियर दैट खान अब्दुल गफ्फार खान द Pashtun leader from the northwest frontier province with his colleagues at a peace march through Bihar 19 March 1947. ठीक है, also known as Basha Khan, he was the founder of the Khudai Khidmat Guards, a powerful non-violent movement among the Pathans of his province. Basha Khan was strongly opposed to the partition of India. He criticized his Congress colleagues for agreeing to the 1947 division. और खान अब्दुल गफ़ार खान जो थे वो एक ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के डिवीज़न पे बहुत बड़ा कहते हैं कि एक बिल्कुल डिसअपॉइंटेड व्यू रखा, एक बिल्कुल अग्री ना होने वाला व्यू रखा कि उनको ये था कि नहीं, इंडिया और पाकिस्तान एक ही होने चाहिए, डिवीज़न नहीं होना चाहिए. और उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो व्यू था इंडिया पाकिस्तान को अलग करना 1947 में, उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे ये. ठीक है, तो ये पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए और टिक कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पूछ सकता है खान अब्दुल गफ़ार खान कौन थे, उनको और किस नाम से जानते थे, वो किसके फाउंडर थे. ठीक है ना, सो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, और जो मिशन भारत आया था 1946 में मार्च में, उसका नाम था कैबिनेट मिशन. ठीक है, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड. और जब जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया उसके बाद मुस्लिम लीग ने एक एजिटेशन स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान अलग बनाने की. इट अनाउंस्ड 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. अंडरलाइन कर लीजिए कि पाकिस्तान ने किस डेट को और किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे बताया, दैट इज 16 अगस्त 1946. ऑन दिस डे रायोट्स ब्रोक आउट इन Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people. और people इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई जगहों पर अपने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, वहाँ पे कई लोगों की डेथ भी होगी इस प्रोटेस्ट के दौरान. बाई मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया. और पाकिस्तान बनाने की डिमांड को लेके जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको वो पूरी नॉर्थ इंडिया में फैल चुका था, इंडिया को पूरी तरह से तबाह कर रहा था. मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड
were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition. और कई सारे लोग मारे गए, कई औरतों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी पार्टीशन के दौरान. Millions of people were forced to flee their homes. कई सारे लोगों को अपने घर भी छोड़ने पड़े. Torn asunder from their homelands, they were reduced to being refugees in alien lands. उनको अपने घर से निकाल दिया गया, उनको दूसरी जगहों पर जा कर के एज अ रिफ्यूजी बना लेनी पड़ी. Partition also meant that India changed many of its cities changed and a new country Pakistan was born. और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसी दिन आपका पाकिस्तान की भी आज़ादी की घोषणा कर दी गई और नया कंट्री दैट इज़ पाकिस्तान जन्म लिया उस दिन. सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्सड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन. और हमारी जो भारत के आज़ाद होने की जो खुशी थी वो दुख के साथ और एक तकलीफ़ के साथ मिल गई, क्योंकि उसी दिन अलग कंट्री भी बनी और जो भी वायलेंस हुआ उस टाइम पे उसका. ठीक है. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन. तो आई होप दैट आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई होंगी. ठीक है ना. और अगर अभी भी कोई भी चीज़ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो थ्रू द टेक्स्ट, थ्रू द ऑडियो टेक्स्ट. ओके. So this is all about this chapter. Look at the box here, nationalism in Africa, the case of Ghana. अब घाना में क्या चीज़ें हुई, नेशनलिज्म की मूवमेंट वहाँ पे कैसे हुए, ये पूरा बॉक्स बता रहा है. तो ये आप खुद से रीड करोगे, डेफिनेटली रीड करोगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें. ये चैप्टर ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको. ठीक है. चाहे किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो, दिस चैप्टर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. सो इसको आपका इस चैप्टर का कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है. अगर मैं बोल रही हूँ आपको रीड करना है, देन यू हैव टू रीड इट आउट एंड यू कैन आस्क मी वॉट एवर वेन एवर यू वॉन्ट टू आस्क, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क. ओके. So this is it about this chapter. So I hope that everything is clear in your mind, that how we got independence, how our country got independence. Okay. So this is all about that independence. So just read this chapter out again by yourself and ask me whatever whenever you want to ask me. और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपको इसके कंप्लीट करके पिक्चर्स ग्रुप पे सेंड कर दूँगी. यू हैव टू राइट इट ऑन योर फेयर कॉपी. ओके. सो टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे ऑल ऑफ़ यू.